अच्छा जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 विच इज़ मेनोपॉज। मेनोपॉज सबसे पहले आप याद रखें डेफिनेशन आपने किस तरह बतानी है। इट रेफर टू द सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटरमाइंड रिस्पेक्टिवली आफ्टर द वुमन हैज़ एक्सपीरियंस्ड 12 मंथ ऑफ एमेनोरिया विदाउट एनी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कॉज। ठीक है, मेनोपॉज जो है ना नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रांजिशन ही होती है जिसमें एंड हो जाता है पर्सन के मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो ये डायग्नोस हम तब करते हैं, हमेशा याद रखें आप मेनोपॉज तब कहोगे जब 12 कंसेक्टिव महीने गुजर चुके हैं और उसमें एक बार भी पीरियड नहीं आया, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई। ठीक है, तो मेनोपॉज वैसे जो है ना नॉर्मल पार्ट होता है एजिंग का। इसमें हार्मोन्स की शिफ्ट हो जाती है, कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम इन आवर बॉडी। तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज। याद रखिए ये ट्रांजिशन एक रात में नहीं हो जाती, एक स्पेसिफिक टाइम लाइन होती है। पहले पेरी मेनोपॉज होता है, यानी रेफर टू द टाइम ऑफ लाइफ फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द ओवेरियन डिसफंक्शन until the 1 year after the last menstrual period। यानी पेरीमेनोपॉज जो होती है ना ये ट्रांजिशन फेज है जो स्टार्ट होगा सेवरल ईयर बिफोर मेनोपॉज ये स्टार्ट होता है। इसमें होता यूँ है कि ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ते हैं और गिरते हैं अनइवनली। तो इसमें आपको इरेगुलर पीरियड्स नोटिस हो सकते हैं, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स। तो ये पेरीमेनोपॉज होता है ऑनसेट ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन से लेकर 1 साल तक आफ्टर द LMP, अंटिल द 1 ईयर आफ्टर द LMP। और जो पोस्ट मीनोपॉज होता है, ये पेरी मीनोपॉज होता है, दूसरा मीनोपॉज। मीनोपॉज जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट है, वो टाइम है, माइलस्टोन जो रीच हो गया 12 मंथ आफ्टर योर लास्ट पीरियड। आपका लास्ट पीरियड था, 12 महीने गुजर गए और वो जो है नहीं आए पीरियड्स। लेकिन इसकी एवरेज एज 51 है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है 40 to 50 के दरमियान मीनोपॉज कभी भी हो सकता है। एवरेज एज इसकी आप याद रखें BC आ सकता है 51 ईयर्स। फिर आता है पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज जो स्टेज होता है ये 12 मंथ्स आफ्टर योर लास्ट पीरियड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, पूरी आगे ज़िंदगी। तो 12 महीने आफ्टर योर लास्ट पीरियड, उसके बाद रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इस टाइम के दौरान बहुत से सिम्टम लाइक हॉट फ्लैशेस ये फेड कर जाएंगे, लेकिन इसमें हेल्थ रिस्क होता है लो एस्ट्रोजन की वजह से हेल्थ रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं। तो 1 ईयर सिंस द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो इसको कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज। तो अब आ जाएँ कि इसमें मेनोपॉज जो है इसकी एज 51 to 52 ईयर्स है मीडियन एज। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो आइट्रोजेनिक कॉजेज़ हैं, बायोलेटरल ओवेरेक्टमी कर दी गई उस वजह से हो सकता है मेनोपॉज। दूसरा कांस्टेंट हाई डोज ऑफ GnRH। दिस GnRH के कॉन्स्टेंटली हाई डोज से होता यूँ है कि GnRH के रिसेप्टर्स जो हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और FSH एंड LH रिड्यूस हो जाएगा। तो यूजेस डिफरेंट गायनोकोलॉजिकल कंडीशन में, क्योंकि GnRH हाई डोजेस में यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस के लिए आप फीमेल को देते हो, तो उससे यही बात कि GnRH के रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, FSH LH कम हो जाएगा, तो मेनोपॉज हो सकता है। तो ये वजूहत होगी। ठीक है, देन प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर क्या है। मेनोपॉज अगर 40 साल की उम्र से पहले हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। ये होता है बिफोर द एज ऑफ 45 ईयर, और इसमें ना हमें FSH के एलिवेटेड लेवल मिलेंगे, FSH और LH के, और प्लाज्मा में एस्ट्राडायोल के लेवल हमें लो मिलेंगे। तो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हमेशा याद रखें, जब 45 से पहले उसको मेनोपॉज हो रहा है किसी को 40 से पहले, तो उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। उसमें FSH LH बढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसमें एस्ट्राडायोल जो है प्लाज्मा में लो होगा। तो ये कंडीशन जो है इसमें बायोलॉजिकल अपीयरेंस जो है ओवरी की और आर दोज ऑफ अ पोस्ट मेनोपॉजल ओवरी, यानी ओवरी बिल्कुल इस तरह लगेगी जिस तरह पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल की ओवरी हो। इसकी वजह क्या है, क्यों होता है ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसमें एक कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी में अगर फीमेल को टर्नर सिंड्रोम है, यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, टर्नर सिंड्रोम। दूसरी वजह उसको कोई एंजाइम डेफिशिएंसी है। कौन सा एंजाइम, जैसे अगर गैलेक्टोसीमिया होता है या 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी, ये हम पढ़ रहे हैं कॉजेज, प्राइमरी कॉजेज ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो क्रोमोसोमल में टर्नर, एंजाइम में गैलेक्टोसीमिया, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी हो सकता है पॉफ, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, एडिसन्स डिजीज़, माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर आते हैं कुछ सर्जिकल सेकेंडरी काजेज़। प्राइमरी हो गए क्रोमोसोम, एंजाइम, ऑटो इम्यून। सेकेंडरी काजेज़ में याद रखें, एक तो कीमोथेरेपी की वजह से, रेडियोथेरेपी, इन्फेक्शन की वजह से भी ओवेरियन फेलियर हो सकता है, लाइक TB, वेरिसिला, मम्स, मलेरिया। ठीक है, सेकेंडरी कॉजेज़ हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के। अच्छा, देन एक कंडीशन है रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम। रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ना वायबल और एबंडेंट फॉलिकल्स तो है, वो पड़े हुए हैं ओवरी में, बहुत वायबल भी हैं, एबंडेंट भी हैं, लेकिन वो FSH और LH को रेजिस्टेंट है, तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम।
तो इसीलिए हमें नॉर्मल लेवल मिलेंगे ऐसी फीमेल में, FSH LH लेवल नॉर्मल होगा। और इनकी कंडीशन जो है, इसमें जो बायोलॉजिकल अपीयरेंस है ओवरी बज़ाहिर भी बिल्कुल बायोलॉजिकली नॉर्मल ही होंगी, और उसमें बहुत ज़्यादा एबेंडेंट फॉलिकल्स भी हमें नज़र आएंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सिर्फ वो रेजिस्टेंट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आ जाए हार्मोनल चेंजेस हमें क्या मिलते हैं मेनोपॉज में। तो मेनोपॉज जो होता है ना, डायग्नोसिस इसकी मेनली हम क्लिनिकली ही करते हैं, ये भी याद रखें। ये फर्स्ट एंडोक्राइन चेंज जो इसमें आता है वो है कि इसमें इनहिबिन के लेवल फाल कर जाते हैं, फाल इन द इनहिबिन लेवल प्रोडक्शन बाय द ओवरी, जो कि नॉर्मली FSH की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो उसके लेवल कम हो जाएंगे इनहिबिन के। अब ये इनहिबिन क्योंकि कम हो गया है तो प्लाज्मा में FSH बढ़ जाएगा आफ्टर द प्री मेनोपॉजल लेवल, यानी अबव द प्री मेनोपॉजल लेवल से ज़्यादा FSH होगा ऐसी फीमेल में। अब ये जो इसके साथ जो LH की कंसनट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगी अबव द प्री मेनोपॉजल लिमिट, लेकिन वो बाद में बढ़ेगी। सोर्सेज ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन क्या हैं ये देख लें, बिफोर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज। अच्छा, बिफोर मेनोपॉज हमारे पास जो हमारा ईस्ट्रोजन की सोर्स है, कहाँ से आ रहा है ईस्ट्रोजन मेनोपॉज से पहले फीमेल्स में, वो ओवेरियन फॉलिकल्स जो है स्टिमुलेटेड बाय FSH प्रोड्यूस एस्ट्राडायोल, यानी ऊपर से FSH आता है, ओवरीज़ को कहता है कि तुम ईस्ट्रोजन बनाओ। FSH ने ओवरीज़ फॉलिकल से एस्ट्राडायोल बनाया, मतलब ईस्ट्रोजन बनाया। लेकिन मेनोपॉज के बाद पेरिफेरल कन्वर्जन होती है एड्रीनल एंड्रोस्टेनाडायोन की, और वो एंड्रोस्टेनाडायोन पेरिफेरी में कन्वर्ट होकर ईस्ट्रोन बनाता है, ईस्ट्रोन फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन बनती है। ठीक है, तो मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कहीं और से आ रहा है, एड्रीनल एंड्रोस्टेनाडायोन कन्वर्ट होकर ईस्ट्रोन बन रहा है। मेनोपॉज से पहले जो है वो FSH ने ओवरीज़ के फॉलिकल में से एस्ट्राडायोल बनाया। अब प्रोजेस्टेरोन देखें, मेनोपॉज से पहले वो कॉर्पस ल्यूटियम से आता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीशन बाय ओवरी। लेकिन मेनोपॉज के बाद पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन हो जाती है एड्रीनल स्टीरॉइड्स की, पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन ऑफ एड्रीनल स्टीरॉइड। अच्छा, गोनेडोट्रोपिन के लेवल देखें, ये फ्लक्चुएट करते हैं विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमेशा याद रखें। हम फीमेल्स में बिफोर मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से होते हैं, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज ये आपको परसिस्टेंटली एलिवेटेड मिलेंगे गोनेडोट्रोपिन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हार्मोन लेवल। पेरी मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज में किस तरह से होंगे। पेरी मेनोपॉज मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ साल पहले मेनोपॉज से पहले जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, अभी मेनोपॉज हुआ नहीं है, जब ईस्ट्रोजन के लेवल अप एंड डाउन हो रहे हैं, इरेगुलर पीरियड अभी होना शुरू होंगे और फ्लैशेस होंगे, मूड स्विंग, वो पेरी मेनोपॉज का टाइम पीरियड है। पोस्ट मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज हो गया 12 मंथ आफ्टर योर लास्ट पीरियड, 12 महीने उसको गुजर चुके हैं, अगली पूरी ज़िंदगी ये पोस्ट मेनोपॉज है। तो पेरी मेनोपॉज में अभी हुए नहीं थे मेनोपॉज, तब GnRH में आपको पल्सेटिलिटी मिलेगी अप एंड डाउन, FSH और LH बढ़ा हुआ होगा। लेकिन पोस्ट मेनोपॉज में GnRH प्रोग्रेसिवली कम होगा, डिक्लाइन होगा। ठीक है, और FSH और LH आपको शुरू में तो इंक्रीज मिलेंगे, लेकिन फिर वो डिक्लाइन कर जाएंगे। इसी तरह ईस्ट्रोजन जो है पेरी मेनोपॉज में प्रोग्रेसिवली फिर कम होता जाता है, तभी हॉट फ्लैशेस, अभी मेनोपॉज हुआ नहीं, होने वाला है, तो प्रोग्रेसिवली कम होता जाएगा, तभी हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स होते हैं। प्रोजेस्टेरोन भी प्रोग्रेसिव डिक्लाइन करेगा, इनहिबिन भी डिक्रीज होगा, और टेस्टोस्टेरोन भी प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन करता है। अब आ जाए सिम्टम्स कौन से होते हैं मेनोपॉज के, मोस्ट कॉमन याद रखें, क्योंकि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर हमारी पूरी बॉडी पे होते हैं, इसीलिए सिम्टम्स जो है ना दोनों हो सकते हैं, फिजिकल और इमोशनल। सबसे पहले मैं आपको फिजिकल बताऊं, फीमेल को ना हॉट फ्लैशेस होते हैं, फ्लैशेस, सडन वेव्स होती हैं हीट की, 80% वुमेन को ये होता है हॉट फ्लैशेस। ठीक है, और नाइट स्वेट्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस जो उसकी रात को नींद ख़राब कर दे। वेजाइनल ड्राइनेस होगी तो डिस्कम्फर्ट या पेनफुल सेक्स होगा, एंड स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, इनको इंसोम्निया रहेगा, रेस्टलेस स्लीप, इनका वज़न बढ़ जाएगा स्पेशली बेली के अराउंड। इमोशनल या कॉग्निटिव में इनको मूड स्विंग्स होगा, इरिटेबल होंगी, सडन लो मूड, ब्रेन फॉग होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मेमोरी लैप्स, एंजाइटी होगी, टेंशन या पैनिक की फीलिंग ज़्यादा होगी, फटीग रहेगा, इनको एग्जॉस्टेड फील करेंगी, और लॉस ऑफ लिबिडो। ठीक है, तो ये इनके थे कॉमन सिम्टम। अब लॉन्ग टर्म में ना इनको दो मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो इनको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो बोन की डेंसिटी को मेंटेन रखता है, तो मेनोपॉज के बाद बोन्स ब्रिटल और ब्रेक इजीली हो सकती है। दूसरा, हार्ट डिजीज़ में ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ब्लड वेसल पे, तो पोस्ट मेनोपॉज को ना हार्ट अटैक का रिस्क और स्ट्रोक का ज़्यादा है, क्योंकि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं और ब्लड वेसल्स जो है स्टिफ हो सकती हैं। तो वेजोमोटर सिम्टम्स आप याद रखें, हॉट फ्लैशेस ये क्लासिक वेजोमोटर सिम्टम है, जो इमीडिएट सिम्टम 1 से 5 साल तक होंगे। हॉट फ्लैशेस रात को हो रहे, नाइट स्वेट्स कह रहे हैं, कॉमन है, 80% ऑफ द वुमेन में होंगे। हॉट फ्लैशेस जो हैं वो कंटेम्पेरेनस नहीं होते विद द LH पल्सेस, और ये एसेंशियली वास्कुलर रिस्पॉन्स होता है टू द सेंट्रल डिस्टर्बेंस ऑफ द
थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। अगर हॉट फ्लैशेस रात को हो रहे हैं तो पेशेंट को रिपीटेड अवेकनिंग होगी, रात को उठेगी, कंसिक्वेंट लॉस ऑफ स्लीप, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो रही है, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पे आ जाए। साइकोलॉजिकल में इनको ना मेनोपॉज में मूड स्विंग, इरिटेबल, चिड़चिड़ी है, डिप्रेस मूड, एंजाइटी हो रही है, लेथार्जी है, एनर्जी नहीं है, मेमोरी के चेंजेस, कोग्निटिव फंक्शन भी जो है अर्ली पीरियड में डिस्टर्ब होगा। फिर ये सारे थे 1 से 5 साल तक इमीडिएट सिम्टम। फिर मेनोपॉज के 3 से 10 साल तक जो सिम्टम रहते हैं वो इंटरमीडिएट सिम्टम रहते हैं, जिसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन और यूरोजेनिटल एट्रोफी। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर मल्टीफैक्टोरियल और ये इसको हम क्लासीफाई करते हैं वेरियस टाइप्स में। एक तो लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, लॉस ऑफ सेक्सुअल अरोजल और ऑर्गेज़म प्रॉब्लम्स होंगी, सेक्सुअल पेन होगा लाइक डिस्पेरोनिया। फिर यूरोजेनिटल एट्रोफी में इनको ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है मेनोपॉज के बाद, तो उसमें एट्रोफिक चेंजेस भी आएंगे जेनिटल ट्रैक्ट में। तो क्या है यूरोजेनिटल एट्रोफी में, एक तो वल्वा थिन हो जाएगा, विजाइना ड्राई एंड इचिंग होगी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, बार बार उनको इन्फेक्शंस होंगे रिकरेंट। ये हो गए इंटरमीडिएट सिम्टम जो 3 से 10 साल तक होंगे। फिर 10 साल के बाद इनको जो है ना लॉन्ग टर्म में इनको कार्डियोवास्कुलर और स्केलेटल में, कार्डियोवास्कुलर इनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक जो है ये प्राइमरी इनके क्लिनिकल एंड पॉइंट्स होते हैं। इनका प्लाज्मा एस्ट्रोजन कम हो गया है तो वो अटेंड होगा कि उनमें फिर इनकी लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाएगी एंड आर कंडक्टिव टू एथेरोजेनेसिस। तो इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम होंगे और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़े हुए होंगे, बाकी ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल होंगे। स्केलेटल में अगर हम देखते हैं तो ईस्ट्रोजन एक फिजियोलॉजिकल रिस्ट्रेंट की तरह एक्ट करता है बोन टर्न ओवर पे, और वो बैलेंस होल्ड करके रखता है बिटवीन द बोन डिसॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन। अगर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो बोन की डिसॉर्प्शन ज़्यादा होगी देन द फॉर्मेशन, तो उससे प्रोग्रेसिव राइज आ जाएगा इन द इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द ट्रेबिकुलर साइट्स। फ्रैक्चर्स के रिस्क ज़्यादा होगा इन फीमेल्स को। कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इनको हिप जॉइंट पे, दूसरा वर्टिब्री का। तो स्केलेटन में 2 तरह की बोन्स होती हैं, कॉम्पैक्ट और ट्रेबिकुलर बोन। कॉम्पैक्ट में 80% हमारा स्केलेटन कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ है और वो ईस्ट्रोजन से इनसेंसिटिव है, लेकिन जो हमारी ट्रेबिकुलर बोन होती है ना वो 20% स्केलेटन हमारा ट्रेबिकुलर बोन है, और यहाँ पे ये हाईली ईस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है और प्रोन होता है टू रिजॉर्प्शन आफ्टर मेनोपॉज, और उसमें हिप जॉइंट और वर्टिब्री आ जाते हैं। अब आ जाएँ कि आपने मेनोपॉज की मैनेजमेंट किस तरह करनी है। याद रखें कि आपने एक तो लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस, इनकी स्मोकिंग बंद करवानी होती है, अल्कोहल कंजप्शन रिड्यूस करना होता है, और एक्सरसाइज और मेंटेनिंग नॉर्मल BMI। नॉन हार्मोनल अप्रोचेस में एक तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ में एक्यूपंक्चर और हिप्नोटिज्म, ठीक है। इसके अलावा लो डोज एंटी डिप्रेसेंट या स्पेसिफिक नर्व मेडिकेशन भी दी जा सकती है हॉट फ्लैशेस के लिए अगर वो हार्मोन नहीं ले रही। बाकी बेस्ट इसमें जो है तो ये वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है हॉट फ्लैशेस का और बोन प्रोटेक्शन के लिए। उसमें आप ना ईस्ट्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो, यानी रिप्लेस द ईस्ट्रोजन योर बॉडी नो लॉन्गर मेक्स। तो उससे फिर ब्लड क्लॉट का, ब्रेस्ट कैंसर का ये रिस्क जो होता है ये, लेकिन आपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करना है, ठीक है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नॉन हार्मोनल में लो डोज एंटी डिप्रेसेंट। लाइफस्टाइल में इनकी डाइट में आपने कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा करना है बोन हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज जो है बहुत ज़रूरी होती हैं टू कीप द बोन स्ट्रॉन्ग एंड बूस्ट द मेटाबॉलिज्म। और ट्रिगर्स, इनको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, कैफीन एंड अल्कोहल टू रिड्यूस द हॉट फ्लैशेस। वजाइनल हेल्थ में ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट एंड ईस्ट्रोजन क्रीम्स टू ट्रीट द ड्राइनेस। अच्छा, इसमें जो नॉन हार्मोनल में से बताया एक्यूपंक्चर, हिप्नोटिज्म, हर्बल प्रिपरेशन में ब्लैक कोहोश, कावा कावा, सेंट जॉन वॉट, जिनसिंग, जिंको, ये हर्बल प्रिपरेशन है, ठीक है। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वेजोमोटर सिम्टम के लिए अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आप दोगे क्लोनिडीन, बीटा ब्लॉकर यूज़ किए जा सकते हैं प्रोपेनोलॉल, और SSRI में फ्लॉक्सिटीन या पेरोक्सिटीन, एंड गाबा एनालॉग्स में गाबा पेंटेन, ठीक है। अच्छा, मेजर जो इसका ट्रीटमेंट है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए जो होती है, इसमें वन और मोर ऑफ द ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम आर्टिफिशियली दे रहे हैं ताकि वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करे। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या तो सिस्टेमिकली या हॉट फ्लैशेस के लिए दी जा सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, या उसको लोकली भी वजाइनल ड्राइनेस के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें ये स्पेशली हम उन वुमेन में यूज़ करते हैं जिनकी हिस्टेरेक्टमी हुई है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन का और सब्सिक्वेंट हाइपरप्लेजिया का भी रिस्क नहीं है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है उसमें ईस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है, ठीक है।
तो इसको पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हम दे रहे हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो इसके एंडोमेट्रियम को प्रोटेक्ट करेगा और कंटिन्यूस जो ईस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन है और हाइपरप्लेजिया के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट द एंडोमेट्रियम फॉर द कंटिन्यूस ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन एंड हाइपरप्लेजिया, इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन भी दे रहे हैं साथ में। तो पेरीमेनोपॉजल वुमेन में ईस्ट्रोजन प्लस साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजन दिया जाता है, लेकिन जो पोस्ट मेनोपॉजल 54 से अबव है तो उनको हम कंटिन्यूस ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, वरना वैसे साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोजन था, ठीक है। अब कुछ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन इसने बताए हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन में याद रखिए प्रॉपर्टीज़। ईस्ट्रोजन जो होते हैं वो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं, उसमें आ जाता है हमारे पास एस्ट्राडायोल जो मेन फिजियोलॉजिक ईस्ट्रोजन है, ठीक है। दूसरा ईस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायोल, ये भी इसमें फॉर्म्स आती हैं। एस्ट्राडायोल ज़्यादातर है फिजियोलॉजिकल और दूसरा ईस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायोल। जो प्रोजेस्ट्रोजन है ये स्ट्रक्चरली प्रोजेस्ट्रॉन से थोड़े से मुश्किल डिफरेंट होते हैं प्रोजेस्ट्रोजन्स। तो प्रोजेस्ट्रोजन्स जो हम HRT में यूज़ करते हैं, एक तो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, लेवोनोर्जेस्ट्रल, नॉरेथिस्टेरॉन एंड माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रॉन। इसमें डिफरेंट रिजीम्स होती हैं। एक तो कंटिन्यूस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, उसमें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोजन ये हम कंटिन्यूसली देते हैं। दूसरा इसमें साइक्लिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ठीक है। एक तो कंटिन्यूस HRT होती है, कंटिन्यूस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन देते हैं। दूसरी साइक्लिकल होती है जो 28 दिन का साइकिल होता है, उसमें 16 to 18 डेज सिर्फ अकेला ईस्ट्रोजन दिया जाता है। फिर जो 10 से 12 दिन होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन के साथ प्लस में आप जो है प्रोजेस्ट्रोजन देते हो, ठीक है। 28 डेज़ के साइकिल में 16 to 18 डेज ईस्ट्रोजन अलोन, फिर 10 से 12 दिन ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोजन। अब इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखें, एक ओरल होता है, ट्रांसडर्मल। ओरल मोस्ट कॉमन होता है जिसमें हम एस्ट्राडायोल मेंटेन्स द एस्ट्राडायोल टू ईस्ट्रोन रेशो ऑफ 1:2। तो ओरल में ये जो है रेशो मेंटेन रहता है, एस्ट्राडायोल टू ईस्ट्रोन रेशो। अब ये रेशो जो है ना ये रिवर्स है नॉर्मल प्री मेनोपॉजल पोजीशन का। ओरल ईस्ट्रोजन्स जो हैं वो वंस डे लिए जाते हैं, चीप हैं और यूजुअली वेल टॉलरेटेड होते हैं। ओरल रूट इन्वॉल्व करता है फर्स्ट पास इफेक्ट इन द लिवर, तो इसीलिए ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है और कोगुलेशन सिस्टम को, ठीक है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो उसमें है क्योंकि तो इसलिए लिपिड मेटाबॉलिज्म और कोगुलेशन सिस्टम इसमें इफेक्ट होता है। दूसरा जो ट्रांसडर्मल रूट है ना उसमें एस्ट्राडायोल टू ईस्ट्रोन का रेशो 2:1 होता है। अब ये रेशो इसका मतलब है कि ये रूट इज़ हाईली फिजियोलॉजिकल, तो ये रूट हम इसमें जो है हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट भी अवॉइड हो गया ट्रांसडर्मल से। तो ये हम पर्टिकुलरली तब यूज़ करते हैं जब इसमें कट हो गया है। वैसे एक तो ये ट्रांसडर्मल में जो ठीक सा पैच रखना होता है स्किन पे, ठीक है, और इसमें हार्मोन अब्जॉर्ब होगा डायरेक्टली स्किन से, तो लिवर पास हो गया। तो ये सेफ़ है फॉर स्मोकर्स या जिनमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है या हाई रिस्क है ब्लड क्लॉट्स का, तो उनके लिए ट्रांसडर्मल ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन स्किन इरिटेशन या गिर सकता है एक्सरसाइज या शॉविंग के दौरान, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इन होम वेरी ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ एस्ट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एडवर्स स्टार्टअप इफेक्ट। तो ग्रेजुअली हमने अगर बिल्डअप करना है तो ऑस्टियोपोरोसिस वाली फीमेल्स अगर हैं तो उनमें हम ये ट्रांसडर्मल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक विजाइनल रूट भी होता है। विजाइनल में है कि लोकल सिम्टम्स के लिए हम करते हैं। वुमेन जिनमें सिम्टम जेनेटो यूरिनरी ओरिजिन के हैं और सिस्टमिक डिलीवरी ईस्ट्रोजन के अनएक्सेप्टेबल है, फॉर एग्जांपल जिनको ब्रेस्ट कैंसर की पास में हिस्ट्री रह चुकी है, तो सिर्फ उनको लोकल सिम्टम से रिलीफ देने के लिए और उनका प्लाज्मा ईस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए हम ये रूट यूज़ करेंगे। अब साइड इफेक्ट्स पे आ जाएँ तो ईस्ट्रोजन स्पेसिफिक एंड प्रोजेस्टेरॉन स्पेसिफिक। ईस्ट्रोजन जो है ना साइड इफेक्ट में वो ब्रेस्ट टेंडरनेस करवा सकता है फीमेल को, इससे नोजिया और डिस्पेप्सिया हो सकता है HRT में, और हेडेक और लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन के कंपोनेंट की वजह से ज़्यादातर। ओरल HRT ने इंक्रीज़ किया है रिस्क कंपेयर टू द